सो अभी तक हमने देखा कि यीवान के घर में सब हुईजू का बहुत ध्यान रख रहे हैं। फिर जब वो बाहर आई तो उसे कोर्ट लेडी दिखी जो कि हुईजू को ही घूर रही थी, तो तब हुईजू भी उन्हें देखने लग जाती है। अब वो हुईजू को ग्रीट करके अपने इंट्रोडक्शन देती हैं, तो तब हुईजू ने भी उन्हें हेलो करा और अपना कार्ड दे दिया। पर अब इससे पहले कि कोर्ट लेडी और कुछ बोल पाती कि तभी हुईजू के पास कॉल आती है और वो कोर्ट लेडी को इग्नोर करते हुए कॉल पर बात करते हुए यहाँ से चली गई, जिस वजह से कोर्ट लेडी को काफी गुस्सा आया था। फिर बाद में हुईजू को यीवान की कॉल आती है जो कि बताता है कि कोर्ट लेडी चोई तुम्हें रॉयल फैमिली के तौर तरीके सिखाने आई हैं। हुईजू कहती है कि लेकिन ये बहुत बोरिंग चीज़ है, पर चलो मैं सीख लूंगी। फिर जब यीवान को पता चला कि हुईजू ने कोर्ट लेडी को इग्नोर करा तो ये सुनकर वो हंसने लगा, क्योंकि आज तक ऐसा करने की हिम्मत वो भी नहीं कर पाया था। अब हम देखते हैं कि हुईजू जब अपने ऑफिस पहुंची तो जिनसी ने उसे पूरे दिन का शेड्यूल बताया जो कि काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हुईजू अपना सर पकड़ के बैठ गई। जिनसी कहती है कि वैसे कल तुम और यीवान कुछ ज़्यादा ही ब्लश नहीं कर रहे थे, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था। तो तब हुईजू कहती है कि हम टीनेजर्स थोड़ी हैं जो एक दूसरे को देखकर ब्लश करेंगे, वो सब तो बस तुम्हें कैमरे में ऐसा दिख रहा होगा, वरना हमारे बीच रियल में थोड़ी ना कुछ चल रहा है। तो ये सुनकर जिनसी हंसने लगी, यानी एक तरह से वो हुईजू को टीज कर रही थी। फिर जब उसने बताया कि वैसे प्रिंस यीवान ने आज तक किसी को भी डेट नहीं करा है, तुम पहली लड़की हो उनके इतने क्लोज रहने वाली। तो ये सुनकर हुईजू शॉक रह गई कि क्या यीवान ने कभी किसी को डेट नहीं करा था और मैं फर्स्ट हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ हांडा टाई से कहती है कि जल्दी हुईजू और यीवान की शादी हो जानी चाहिए ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो तब टाई कहता है कि लेकिन रॉयल फैमिली में शादी करके तो हुईजू का स्टेटस और ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर डिवोर्स भी हो गया तो तब भी कंपनी उसकी ही रहेगी, क्योंकि तब तक वो और ज़्यादा फेमस हो चुकी होगी। तो तब हांदा उसे बताती है कि रॉयल फैमिली का डिवोर्स इतना आसान नहीं होता, अगर डिवोर्स हो गया तो फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे और फिर हुईजू का स्टेटस भी गिर जाएगा। फिर कोई भी उसके साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा और सब तुम्हारी ही डिमांड करेंगे। वैसे उसके ऊपर नाजायज बेटी का टैग लगा हुआ है, इसलिए फिक्र मत करो, कंपनी तुम्हें ही मिलेगी। जो सुनकर टाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो वहीं रात को जब हुईजू घर आई तो मिस चोई उसी का इंतजार कर रही थी और सुबह की बात से चिड़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने बिना देरी करे हुईजू की ट्रेनिंग शुरू करवा दी और शुरुआत उसका पोस्टर ठीक कराने से की गई। हुईजू इस सबसे परेशान हो जाती है तो उसने मिस चोई को बातों में लगा लिया और उन्हीं से एक्सरसाइज करवाने लगी, यानी हुईजू वाकई में काफी तेज है, उसे सबको हैंडल करना आता है। फिर जब यीवान आया तो हुईजू यीवान को देखकर फुल स्पीड से भागकर उसे हक कर लेती है कि जैसे वो कब से उसी का वेट कर रही थी, इसलिए यीवान भी बुरी तरह शॉक रह जाता है। लेकिन उसे हुईजू का ऐसा करना बहुत अच्छा लगा, ठीक एक क्यूट मोमेंट की तरह। मेट्स भी इन्हें देखकर शॉक हो चुकी थी, इसलिए यीवान कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, लोग हमें देख रहे हैं। तो तब हुईजू सैड फेस बनाकर कहती है कि प्लीज मिस चोई को यहाँ से ले जाओ, मैं पूरी रात अपना पोस्टर ठीक कराने में नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने ऑफिस वर्क से बहुत थकी हुई हूँ। तो तब यीवान हुईजू के लिए परेशान होने लगा। फिर जब मिस चोई भी वहाँ आ गई और यीवान से कहने लगी कि आपको महल वापस चले जाना चाहिए, तो तब यीवान कहता है कि मैं यहाँ ट्रेनिंग देखने आया था और मुझे लगता है कि अब आपको मेरे साथ वापस चलना चाहिए। मिस चोई मना करती हैं, लेकिन अब क्योंकि ये प्रिंस यीवान का ऑर्डर है इसलिए वो चलने के लिए मान गई। तो कुछ इस तरह यीवान ने हुईजू को बचा लिया, जिस बात से हुईजू भी काफी ज्यादा खुश हुई कि कैसे यीवान उसका पूरा ध्यान रख रहा है और उसका सपोर्ट भी कर रहा है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यीवान जोंगवू के साथ चेस खेल रहा था। तब यीवान कहता है कि मुझे लगा तुम इस शादी के खिलाफ होंगे। तो तब जोंगवू कहता है कि वो पर्सनल डिसीजंस नहीं ले सकता, उसे कंट्री के बारे में सोचना होता है क्योंकि एक गलत मूव सब खत्म कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ चोई वापस हुईजू को लेसन देने आई थी और वो रॉयल फैमिली की हिस्ट्री के बारे में हुईजू को बता रही थी। उन्होंने बताया कि लास्ट डेथ प्रिंस यीवान के पेरेंट्स और उसके बड़े भाई की हुई थी और फैमिली में इतनी डेथ होने की वजह से उन्होंने डिसाइड करा कि अब से प्राइवेट फ्यूनरल रखे जाएंगे और लास्ट फ्यूनरल बस यीवान की मदर का हुआ था। जो सुनकर हुईजू रोने की एक्टिंग करने लग जाती है, लेकिन मिस चोई को लगा कि हुईजू सच में इमोशनल हो चुकी है। हुईजू कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और फिर वो एक्टिंग करते हुए अपने रूम में चली गई। एंड अंदर जाकर हुईजू ने इंटरनेट पर देखा कि यीवान की मॉम की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, फादर की हार्ट अटैक से और भाई की डेथ महल में आग लगने की वजह से हुई थी। ये सब देखने के बाद हुईजू को अब समझ आता है कि उस दिन यीवान ने
यून को क्यों नूडल्स खाने से मना करा था, क्योंकि वो डरा हुआ है कि कहीं यून को कुछ हो नहीं जाए जैसे कि उसकी फैमिली मेंबर्स को हुआ है। यानी रॉयल फैमिलीज वाकई काफी ज्यादा डेंजरस होती है। इसलिए वो यीवान को कॉल करती है, लेकिन यीवान कॉल पिक नहीं करता क्योंकि वो मिस रांग के साथ बैठा था। मिस रांग यीवान को एक लड़की से मिलवाकर कहती हैं कि इनकी फैमिली हमारे बहुत क्लोज है और मेरी तबीयत खराब है तो तुम इसे डिनर पर ले जाओ। तो तब यीवान कहता है कि आपकी तबीयत आजकल कुछ ज्यादा ही खराब नहीं रह रही है, और फिर वो उनकी दासी को बुलाकर पूछता है कि क्वीन को क्या हुआ है। लेकिन दासी के पास कोई जवाब नहीं था, तो यीवान उस पर गुस्सा करने लगा कि आप अपनी जॉब अच्छे से नहीं कर रही हो। फिर वो रॉयल डॉक्टर से कहता है कि आप क्वीन को दिन में 3 बार मॉनिटर करोगे, और मिस रांग को भी रेस्ट करने का कह देता है। फिर यीवान वहाँ से आ गया और उसने ह्योन से उस लड़की यानी सियान की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। बाद में यीवान हुईजू की मिस कॉल देखकर उसे कॉल बैक करता है और जल्दी बात करने को कहता है क्योंकि वो बिजी था। तो तब हुईजू कहती है कि वो हमेशा यीवान की साइड रहेगी, और ये बात हुईजू ने काफी सीरियस होकर दिल से कही थी, जो सुनकर यीवान को बहुत अच्छा लगा, यानी कि वो इमोशनल हो गया। हुईजू को ऐसा कहना थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वो रीजन बताती है कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और तुम्हारी सक्सेस मतलब मेरी सक्सेस, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा कहा। तो तब यीवान बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है और फिर बाद में स्माइल करने लगा, क्योंकि हुईजू उसकी लाइफ की पहली एक ऐसी पर्सन है जो उसे अपनेपन की फील दे रही है, ठीक फैमिली की तरह, वरना वो बस अकेला रहता था और सिर्फ काम में बिजी रहता था। इसलिए वो ह्योन को बुलाकर कहता है कि मैं शाम को अपने प्राइवेट घर जाऊंगा हुईजू से मिलने, इसलिए तुम मेरे शेड्यूल को थोड़ा हैंडल कर लो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंगवू यून को लेने के लिए स्कूल गया था, और यून उसे देखकर कहता है कि आज तो संडे भी नहीं है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब वो कहता है कि मैं संडे को बिजी हूँ, इसलिए आज ही तुम्हारी हिस्ट्री क्लास लूंगा। फिर जब वो कार में जा रहे थे तो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखकर यून सैड होने लगा कि काश मैं भी इन बच्चों की तरह खेल पाता और हंसी खुशी सभी के साथ जा सकता। इसलिए वो योंगजू से बोला कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप उसे पूरा करोगे। जोंगवू कहता है कि बिल्कुल। फिर तभी सीन शिफ्ट हुआ और यीवान का घर दिखाया गया, जहाँ हुईजू की बहुत हार्ड ट्रेनिंग चल रही है कि तभी यून वहाँ जोंगवू के साथ आता है। यून ने अकेले में हुईजू को बताया कि वो खेलना चाहता है, लेकिन उसे नॉर्मल बच्चों की तरह खेलना अलाउ नहीं है, इसलिए वो यहाँ आया है हुईजू के पास। हुईजू कहती है कि ये आपने बहुत अच्छा करा, और फिर जोंगवू को रेफरी बनाकर यून के साथ खेलने लगी, ये बताकर कि हम कुछ गेम्स खेलेंगे और जो भी जीतेगा उसकी एक विश को पूरा करा जाएगा। ये सुनकर यून और ज्यादा खुश हो गया, और फिर उसने सबके साथ मिलकर काफी सारे गेम खेले, जैसे हाइड एंड सीक, ग्रीन लाइट, रेड लाइट और भी कई सारे गेम। और फिर जब लास्ट में यून जीत गया तो हुईजू उससे पूछती है कि आपकी क्या विश है जो आपको पूरी करानी है। वो हुईजू को एक रेड कार के पास ले गया और कहने लगा कि मुझे इसमें घूमना है, एंड ये कार और किसी की नहीं बल्कि हुईजू की थी, लेकिन कोर्ट लेडी इसके लिए मना कर देती हैं। तो यून वहीं लेटकर जिद करने लगा कि मैं किंग हूँ, फिर भी कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। तो तब हुईजू जोंगवू की तरफ देखती है, लेकिन वो भी इस जिद के लिए मना कर रहा था, और यून को ऐसे रोते हुए देखकर सब परेशान हो रहे थे, पर अफसोस कोई भी उसकी जिद को पूरा नहीं करा सकता है। तो वहीं शाम को ह्योन यीवान को बताता है कि यून और जोंगवू आपके घर पर गए हुए हैं। तो तब यीवान पूछता है कि जोंगवू वहाँ क्या कर रहा है। ह्योन को इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो यीवान गुस्से में ऑफिस से कार लेकर निकल गया, क्योंकि शायद वो जेलस है या फिर किसी फिक्र में अपने घर जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यून के बहुत जिद करने पर वो लोग यून को कार में राइड करवाने के लिए मान गए। तो तब जोंगवू हुईजू से पूछता है कि क्या पक्का तुम ही ड्राइव करोगी। तो तब वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरी ये कार पूरी कंट्री में एक ही है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि कोई और चलाकर इसे खराब करे। मिस छांग हुईजू को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि कार आराम से चलाना और हम आपके आसपास ही रहेंगे, ताकि किसी को शक नहीं हो कि किंग इस कार में है। हुईजू कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं किंग की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगी। फिर वो लोग राइड के लिए निकल गए, और मिस छांग हुईजू के साथ कॉल पर ही थी, और जोंगवू भी पीछे ही था। मिस छांग पूछती है कि क्या सब ठीक है। तो हुईजू बोलती है कि हाँ, सब कुछ एकदम ठीक है, लेकिन यून को मजा नहीं आ रहा था क्योंकि कार की स्पीड बहुत कम थी। वो हुईजू से स्पीड बढ़ाने को कहता है, तो हुईजू मान गई और यून भी खुश हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद हुईजू ने देखा कि कार के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा गई और जैसे तैसे कार को क्रैश होने से बचाने लगी। तभी जोंगवू साइड से आकर पूछता है कि क्या बात है। तो वो बताती है कि शायद ब्रेक फेल हो चुके हैं। तो ये सुनकर वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि अब क्या होगा।
फिर हुईजू एक खाली रोड देखकर कार उस साइड घुमा देती है और फिर ब्रिज से चिपका कर कार चला रही थी ताकि वो रुक जाए। यून भी काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे अब इन दोनों का बचना मुश्किल है अगर कार आज नहीं रुकी। कि तभी फुल स्पीड के साथ एंट्री होती है यीवान की कार की, जो कि इन दोनों को बचाने के लिए आया है। वो पहले अलग तरह से कार को रोकने की कोशिश करता है पर जब काम नहीं बना तो वो अपनी कार हुईजू की कार के सामने ले आया, जो करना यीवान के लिए काफी रिस्की था। लेकिन यीवान अपनी जान की बाजी लगाकर हुईजू और यून को बचा लेता है क्योंकि अब फाइनली हुईजू की कार रुक चुकी थी। पर जब यीवान कार से बाहर आया तो हमें दिखाया गया कि उसकी हालत ये सब करने की वजह से बिल्कुल ठीक नहीं है। वो पूरी तरह जख्मी हो चुका है। जो भी काफी ज्यादा शॉक थी यीवान को ऐसी हालत में देखकर। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.